हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 261 क्लास, और इस क्लास के अंदर हम आप क्या काम करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट what you are doing in your life। ये बात हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वो इस संसार में कौन से काम करेगा, क्या वो बिजनेस करेगा या वो प्राइवेट काम करेगा। साथ ही हम नक्षत्र को किस तरह से देखा जाए, इस पे भी एक आउटलुक दे रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी टॉक को थोड़ा और आगे ले जाएं, हम पहले नक्षत्र वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम पहले बता भी चुके हैं कि नक्षत्र जो है 27 हैं, और जो 27 नक्षत्र हैं उनके क्रम को भी हम बता चुके हैं, और फिर भी रिपीट थोड़ा कर ले ताकि बात को समझाया जा सके। थोड़ा सा लयबद्धता से हम उसको प्रोनाउंस करने का प्रयास करेंगे। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुणे वसु पुष्प अश्लेषा माघ पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा जेठा मूल पूर्वषड़ा उत्तराषड़ा श्रवण धनिष्ठिका शीतभिषा पूर्वा भद्रप्रदा उत्तरा भद्रप्रदा रेवती। दीज आर द 27 नक्षत्र। ये 27 नक्षत्र हैं। अब अगर अश्विनी की बात कर रहे हैं तो उसका जो मालिक प्लैनेट है वो केतु है। भरणी की बात करें तो उसका शुक्र है। तो अगर किसी बालक या बालिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो वो व्यक्ति बहुत अधिक टैलेंट वाला होना चाहिए, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। केतु कहता है कि अपना ही गुरु तुम बन जाओ तो बन जाओगे महान। तो अश्विनी का जो नक्षत्र का लॉर्ड मिला है केतु को, तो केतु की तरह उसका जो करैक्टर होगा वो आएगा। दूसरा है भरणी, वो है शुक्र का। तीसरा है कृतिका जो है सूर्य का। चौथा है रोहिणी, वो चंद्रमा का। पांचवा है मंगल का मृगशिरा। छठा जो है वो है आद्रा राहु का। पुण्य वसु गुरु का, पुष्या शनि का, और अश्लेषा बुध का। ये क्रम हुआ। इसी क्रम को हमने आगे रिपीट किया तो क्रम आगे रिपीट हो जाएगा। मघा की बात करें तो वो केतु का, उत्तरा फाल्गुनी की बात करें तो वो शुक्र का, उत्तरा नहीं पूर्व फाल्गुनी की बात शुक्र का, उत्तरा फाल्गुनी की बात करें तो वो सूर्य का। फिर हस्त की बात करें तो वो चंद्रमा का। चित्रा की बात करें मंगल का। स्वाति की बात करें राहु का। विशाखा की बात करें तो गुरु का। अनुराधा की बात करें अनुराधा शनि का। जेठा है बुध का। मूल केतु का। पूर्वषड़ा शुक्र का। उत्तराषड़ा शुक्र सूर्य का। श्रवण चंद्रमा का। श्रवण धनिष्ठिका मंगल का। शीतभिषा राहु का। पूर्वा भद्रप्रदा गुरु का। उत्तरा भद्रप्रदा शनि का। रेवती बुध का। तो अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस प्लेनेट के हिसाब से उसका नेचर आ जाएगा।
एक पॉइंट ये हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हमें इस बात की जानकारी होती है कि बालक का जन्म तो हुआ है अश्विनी में, लेकिन तीसरे चरण में हुआ है, तो यह भी आपको पहले बताया जा चुका है कि इन नक्षत्रों को उन हाउसेस में ही प्लेस करना है और 27 टुकड़े करने हैं। पहले हमने 27 टुकड़े किए और 27 के 27 टुकड़ों की लॉर्डशिप अभी हमने बताई, लेकिन 27 टुकड़ों के बाद हम उसको सूक्ष्म रूप से अगर देखने का प्रयास करें कि 27 टुकड़ों के अंदर इंटरनली जो साइन की एनर्जी पड़ी हुई है वो कैसी है। शुरुआत किससे हो रही है? अश्विनी से। तो अश्विनी का जो पहला चरण है उसके अंदर जो साइन की एनर्जी होगी वो मेष की होगी। अश्विनी का दूसरा जो है उसमें जो साइन की एनर्जी होगी वो वृष राशि की होगी। तीसरा जो है पद, जिसमें साइन एनर्जी होगी किसकी? मिथुन राशि की। अश्विनी का जो चौथा चरण है उसमें राशि जो साइन की एनर्जी होगी वो 4 नंबर मीन्स कर्क की होगी। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये 3 पूरे होंगे तो जो साइन की एनर्जी है वो 12 का चक्कर पूरा हो जाएगा, और 12 का चक्कर पूरा हो जाएगा तो साइन एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा से साइन एनर्जी शुरू होगी 1 से। तो भरणी की अगर बात करें, अगर किसी का जन्म भरणी के तीसरे चरण में हुआ है तो साइन की एनर्जी कौन सी आएगी? लिब्रा की आएगी, क्योंकि 4 हमने अश्विनी में कवर कर लिए, भरणी का 2 हमने फिर कर लिए और तीसरे पे आए तो 7वां आया। तो इस तरह से एक जो नक्षत्र है उसके अंदर जो लॉर्डशिप का जो कंसेप्ट है उससे प्लेनेट के हिसाब से उसके बारे में हम जान सकते हैं। दूसरा जो नक्षत्र है उसके पद के हिसाब से भी उसकी जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में जान सकते हैं। अब तीसरे कंसेप्ट पे आ रहे हैं, वो है कि हम किस तरह से ये जाने कि ये बालक किस प्रोफेशन में अपने आप को गो थ्रू करेगा, ये जानने का प्रयास करें। इसको जानने के लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जातक का जो जन्म है वो किस लगन में हुआ है। लगन को भी देखना है, लगन में जो साइन एनर्जी है उसको भी देखना है, लगन की जो प्लेनेट है उसको भी देखना है, और उस प्लेनेट को कौन प्रभावित कर रहा है। सिटिंग के द्वारा प्रभावित कर रहा है, एस्पेक्ट के द्वारा प्रभावित कर रहा है, उसके साथ बैठ के प्रभावित कर रहा है, या उसको देख के प्रभावित कर रहा है, या फिर लॉर्डशिप के हिसाब से प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है? तो मतलब कहने का ये है कि यदि किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को चेकआउट करना हो तो मेन आधार है आपकी कुंडली का एग्जीक्यूटर हीरो। वो जो हीरो है वो कहां पे गया? हीरो जो है वो किस साइन की एनर्जी लेके बैठा हुआ है। अगर 2 नंबर की एनर्जी लेके बैठा हुआ है तो वो फैमिली की एनर्जी है, और वो 2 नंबर की एनर्जी लेके कहां बैठा हुआ है? 7 नंबर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? इस चीज को हम थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए अगर पहले भाव का लॉर्ड पहले भाव में ही बैठा हो, या पहले भाव का लॉर्ड 10वें भाव में बैठा हो, या 10वें भाव का लॉर्ड पहले भाव में बैठा हो, मीन्स व्यक्ति का प्रोफेशन इस बात पे निर्भर करता है कि व्यक्ति का जो लग्नेश है वो लगन से और 10वें भाव से क्या संबंध बना रहा है। यदि स्ट्रॉन्ग संबंध बनेंगे तो व्यक्ति कहेगा कि मैं अपना काम करूंगा, किसी और के अंदर काम नहीं करूंगा। यदि लगन का मालिक सीधा 6ठे भाव में जाके बैठ गया तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं व्यक्ति नौकरी करेगा। ये बात क्लियर कट हमने कह दी कि व्यक्ति नौकरी करेगा, व्यक्ति अपनी सर्विसेज देगा। यदि लगन का मालिक 7वें भाव में बैठ गया तो इसका मतलब व्यक्ति जो है नौकरी करने का मन सेट नहीं है उसका, वो किसी प्रोफेशन में, लेकिन 7वां भाव पब्लिक इमेज का भी है, वो पब्लिक डीलिंग वाले काम में जाएगा। कहते हैं कि यदि
लगन ये भी एक विचार है, क्योंकि हम अपनी टॉक में कोई जानकारी देते हैं तो उस पर विचार करते हैं। नॉर्मली हमने पहले भी डिस्कस किया होगा शायद कि जो छठा भाव है वो सर्विस देने का है, और जो सातवां भाव है वो एक प्रकार की बिजनेस का है या पब्लिक डीलिंग का है, या फिर हम कहें कि सातवां भाव पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रिसोर्सेज है। तो अगर प्लेनेट छठे भाव में जाएगा तो व्यक्ति नौकरी करेगा, अगर प्लेनेट सातवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति डेली रूटीन में बिजनेस करना चाहेगा। अगर लगन का मालिक दूसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति कहेगा कि मैं तो फैमिली के हिसाब से, फैमिली के संस्कार के हिसाब से या फैमिली के बिजनेस को ही गो थ्रू करूंगा। अगर लगन का मालिक तीसरे भाव में चला गया, अब कहते हैं तीसरा जो भाव है वो ताकत का है, मीडिया का भी है। वो कह सकता है कि मैं मीडिया में एक कम्युनिकेटर बनूंगा, मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनूंगा। अगर लगन का मालिक चौथे भाव में चला गया तो वो कहेगा कि मैं तो अपने घर से, अपने काम को घर से करूंगा। अगर लगन का मालिक पांचवें भाव में चला गया, व्यक्ति कहेगा कि मैं तो एक अधिकारी बनूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य चीज़ों को क्रिएट करना है, मैं एक क्रिएटर बनूंगा। फिल्मी कलाकार भी बन सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव चीज़ों को क्रिएट करने का है, पांचवा भाव चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का भी है। अगर लगन का मालिक सातवें भाव में चला गया तो व्यक्ति कहेगा कि मुझे पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बनना है। अगर लगन का मालिक आठवें भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति रिसर्च फील्ड में जाएगा। अगर लगन का मालिक नौवें भाव में जाता है तो व्यक्ति पुजारी बनने की बात करती है। नौवां भाव मंदिर का है, धर्म का है। यदि लगन का मालिक 10वें भाव में जा रहा है तो व्यक्ति अपने ऑफिस को खोलने की बात करता है, अपना ऑफिस खोलेगा। अगर लगन का मालिक 11वें भाव में चला गया, अब यहाँ पे 11वें भाव के संबंध में बता दें कि 11वां भाव एक प्रकार का नेटवर्क सर्कल है, और आपको इस टॉक में बता दें कि 11 नंबर एक रहस्य है। 11 नंबर जिस भी भाव पे पड़ जाए उस भाव में नेटवर्क सर्कल के माध्यम से उस भाव का एक्सपेंशन होगा। मीन्स 11 नंबर अगर दूसरे भाव पे पड़ गया, मीन्स जिसकी मकर राशि होगी, तो मकर राशि का मतलब है कि वो ऐसा कुछ काम करे जिससे कि वो कहेगा कि मैं कमेटी पाने का काम शुरू कर देता हूँ। वो कमेटी के हिसाब से एक नेटवर्क सर्कल बना लेगा, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर 11 नंबर की राशि आ गई, और 11 नंबर राशि जो है एक नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ पे भी 11 नंबर की राशि आएगी वहाँ पे एक नेटवर्क सर्कल की बात आएगी। अगर लगन का मालिक 12वें भाव में चला गया तो व्यक्ति का जो संबंध है वो हॉस्पिटल से हो सकता है, जेल से हो सकता है, जंगल में रहने की बात भी हो सकती है। वो कहेगा मैं तो जंगल में रहना चाहता हूँ, समाज से हट के मैं वो काम करना चाहता हूँ जो कोई किसी ने ना किया हो, समाज से हट के कुछ काम करना चाहता हूँ। अब ये तो बात हुई कि लगन का मालिक वहाँ जाए, वहाँ जाने के बाद अगर उसके ऊपर जिस भाव के लॉर्डशिप के प्लैनेट देखेंगे उस तरह से उसका व्यवहार और भी चेंज होगा। उन्होंने एक आउटलुक करने का तरीका हमने बताने का प्रयास किया। अब इसी टॉक में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी टॉक का मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो टॉक है वो एक प्रकार की डिस्कशन, ओपन डिस्कशन टॉक होती है। इसमें हम अपने विचारों को हरिओम नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म से बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक टॉक कर रहे हैं कि केतु, कुंडली में जो केतु है वो किस बात का इंडिकेटर है। केतु मीन्स गलती,
एक गलती वो होती है जो ना समझी से की जाए, और एक गलती वो होती है जो समझ बूझ के की जाए। तो केतु कुंडली में जहां बैठता है वहां पे व्यक्ति समझ बूझ के भी गलती करता है, और राहु जहां बैठता है वहां पे समझदार बन के गलती करता है। अब इसका मतलब समझे कि व्यक्ति को पता है कि मैं गलती करने जा रहा हूं, ये तो हुई केतु की गलती। अब वो गलती जो सी है उसको ओबलाइज कर सकता है व्यक्ति, गलती की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती ना करके किसी चीज को हड़पने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए वो रणनीति तैयार कर रहा है, तो वो भी एक गलती है। लेकिन वो गलती जो सी है एक विस्फोटक के रूप में है, वो राहु से आती है। राहु एक ऐसी गलती की ओर, गलती की बात नहीं है, वो एक ऐसा मैनिपुलेशन आपको कराने का प्रयास करता है कि आप जिस चीज को करना चाहते हो प्राप्त, उसके लिए आप किसी भी फॉर्मूले को पुट कर सकते हो। तो केतु अगर लगन में होगा तो व्यक्ति एक ऐसी गलती के लिए हमेशा अपने आप को माफ करने की बात करेगा। वो कहेगा मुझे माफ कर दो, अपने आप को माफ करने की बात करेगा। लेकिन अगर केतु दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति फैमिली के अंदर कोई गलती करेगा और लाइफ टाइम उस गलती के लिए फैमिली से माफी मांगेगा। और अगर केतु नंबर 3 में हुआ तो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ एक गलती करेगा और उसके लिए लाइफ टाइम के लिए माफी मांगेगा। अगर केतु 4 नंबर में हुआ तो वो मां के साथ कोई गलती करेगा, मां के संबंधों के साथ उसकी गलती होनी है और उसके लिए लाइफ टाइम वो उस गलती की माफी मांगता रहेगा। अगर केतु 4-5 नंबर में हुआ तो व्यक्ति बच्चों के संबंध में गलती करेगा और बाद में बच्चों से माफी मांगेगा। केतु अगर छठे भाव में हुआ तो व्यक्ति अपनी रूटीन में कोई गलती करेगा और रूटीन के जो कर्ता धर्ता होंगे उनसे माफी मांगेगा, लाइफ टाइम मांगता रहेगा। मीन्स एक बार गलती तो हो जाएगी लेकिन फिर वो माफी मांगता रहेगा बस। मीन्स वो गलती इतनी जबरदस्त होगी कि उस गलती को वो भूल नहीं पाएगा लाइफ टाइम के लिए, लेकिन माफी मांगेगा, वो रियलाइज करेगा कि गलती हुई है। अगर 7वें भाव में केतु होगा तो या तो वाइफ गलती करेगी या वाइफ के प्रति वो गलत करेगा और फिर पूरी लाइफ वाइफ से वो माफी मांगेगा। अगर वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई, तो वो अपोजिट व्यक्ति से कोई गलती करेगा और उसकी माफी लाइफ टाइम मांगता रहेगा। अगर 8th भाव में केतु हुआ तो व्यक्ति सीक्रेट के संबंध में गलती करेगा, सीक्रेट के संबंध में गलती करेगा और लाइफ टाइम उस गलती के लिए माफी मांगेगा। अगर 9th भाव में केतु होगा तो व्यक्ति धर्म के संबंध में, मंदिर के संबंध में कोई नियमों को फॉलो नहीं करेगा और लाइफ टाइम उसकी गलती को स्वीकार करेगा कि मुझे माफ कर दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर कोई गलती कर दे और फिर लाइफ टाइम के लिए उस मंदिर में जाएगा तो वो माफी मांगेगा कि मुझसे गलती होगी। अगर केतु 10th भाव में होगा तो व्यक्ति 10th भाव में कोई गलती करेगा, वो ऐसी गलती करेगा जो लाइफ टाइम उसके संबंध में वो माफी मांगता रहेगा। अब देखो यहां पे बड़ा जबरदस्त है कि केतु अगर 10th भाव में हो तो व्यक्ति ऐसी गलती अपने प्रोफेशन में करेगा जिससे लाइफ टाइम उसकी माफी मांगेगा। 11th भाव में अगर केतु होगा तो वो नेटवर्क सर्कल में ऐसी गलती करेगा उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और 12th भाव में अगर ऐसी गलती करता है कि वो समाज से हट के कुछ काम करता है, वो गलती करता है, तो समाज से हट के उसको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। तो आज की इस टॉक में हमने काफ़ी बातों को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस